2.5.3 Postal Services. The postal system in India was established in 1766 by Lord Clive for sending official mails. जो पोस्टल सिस्टम है वो इंडिया में सबसे पहले शुरू हुआ था 1766 में, किससे? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था, जो पर्सनल मेल्स होते हैं वो सेंड करने के लिए. इट वॉज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक इन 1837. पहले जब शुरू हुआ तब जो पर्सनल मेल्स मतलब उनके जो पर्सनल मेल्स होंगे जिसको पर्सनल लोगों को सेंड करने के उसके लिए शुरू हुआ. फिर 1837 में वो पब्लिक हो गई, पब्लिक भी उसका यूज़ कर सकती है. The Indian Postal Service has the largest network of 1,55,516 post offices throughout the country. Out of 1,39,120 are in rural areas. हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज है. हमारे इंडिया में 1,55,516 पोस्ट ऑफिसेज हैं और उसमें से 1,39,120 रूरल एरियाज में है. These are mainly concerned with collection, sorting and distribution of letters, parcels, packets, etc. ये सारे पोस्टल सर्विस और पोस्ट ऑफिस का काम ये होता है कि वो जो भी लेटर्स उसको कलेक्ट करे, उसको सॉर्ट करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करे. जैसे कि लेटर्स के अलावा पार्सल्स हो सकते हैं, पैकेट्स हो सकते हैं, बहुत कुछ. Besides, a number of other services are also provided to the general public as well as business enterprises. Let us classify the various postal services. ये सब लेटर्स और वो सब की कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा भी पोस्ट ऑफिस और दूसरी सारी पोस्टल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. जैसे कि सबसे पहला मेल सर्विसेज. द पोस्टल मेल सर्विस डील्स विद बोथ इनलैंड एंड इंटरनेशनल मेल्स. जो ये पोस्टल मेल सर्विसेज है वो दोनों इनलैंड मतलब इन द मतलब हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर भी और बाउंड्री के बाहर भी मेल्स भेज सकते हैं. एन इनलैंड मेल इज वन ऑफ वेयर द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मेल रिसाइड विद इन द सेम कंट्री. इनलैंड मेल हुआ अगर तो वो मेल ऐसा होगा कि उसके जो सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही कंट्री में रहते हैं. On the other hand, where the sender and receiver of the mail reside in different countries, it is called an international mail. और on the other hand मतलब जो for example sender और receiver अलग अलग कंट्री में रहते हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल मेल. While sending a written message, the sender can make use of a postcard, an inland letter, or an envelope. अगर रिटर्न मैसेज भेजना है तो सेंडर जो है वो पोस्ट कार्ड का यूज़ कर सकता है, इनलैंड लेटर का यूज़ कर सकता है या फिर एनवलप का यूज़ कर सकता है. फॉर सेंडिंग सम आइटम इन अ पैकेट पार्सल पोस्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड. अगर कोई पैकेट भेजना है तो उसके लिए पार्सल सर्विस प्रोवाइड होती है. आर्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स, प्रिंटेड बुक्स, पीरियोडिकल्स, ग्रीटिंग कार्ड्स कैन ऑल्सो बी मेल्ड बाय बुक पोस्ट. आर्टिकल्स जैसे कि प्रिंटेड मटेरियल्स, बुक्स, फिर ग्रीटिंग कार्ड्स, वो सब हम उसको बुक पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं. Besides these general mail services, some specialized mail services are also provided by the post office for convenience of the public. ये सारी सर्विसेज के अलावा भी और सारे स्पेशल सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है. जैसे कि सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग. For ordinary letters, the post office does not give any receipt. जो नॉर्मल जनरल लेटर्स होते हैं ऑर्डिनरी के, हमने किसी को हाई हेलो करना है लेटर भेजा हो तो उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस रिसीट प्रोवाइड नहीं करती. बट इफ द सेंडर वांट्स अ प्रूफ दैट ही और शी हैज एक्चुअली पोस्टेड द लेटर, देन अ सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी व्हिच इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग. लेकिन अगर सेंडर का प्रूफ चाहिए कि हाँ मैंने इस दिन इस जगह ये लेटर भेजा है तो उसको रिसिप्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी. वो सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको जो प्री डिटरमाइंड फीस होगी, कुछ चार्जेस होंगे, उसको पे करने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस को. उसके बाद पोस्ट ऑफिस उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी. वो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग. दीज लेटर्स आर मार्क्ड एज अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट. ये जो पोस्टल सर्टिफिकेट है उसके अंदर आता है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग. नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोस्ट. If the sender wants that the mail should definitely be delivered to the addressee, otherwise it must return to him, then post office offers registered post facility. अगर सेंडर ऐसा
चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा लेटर मेरी बहन को भेजना है और मैं ऐसा चाहूँगी कि मेरा लेटर मेरे बहन के पास पहुँच जाए, तो सिर्फ उसके एड्रेस पर ही पहुँचे। और अगर उसके एड्रेस तक ना पहुँचा या मेरी बहन तक ना पहुँचा या फिर उसका घर बंद हुआ तो लेटर मेरे को वापस रिटर्न हो जाए। अगर मेरे को ऐसी फैसिलिटी चाहिए तो बैंक मेरे को ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी। फॉर दिस सर्विस द पोस्ट ऑफिस चार्जेस एडिशनल अमाउंट एंड इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर द रजिस्टर्ड पोस्ट। ये सर्विस के लिए मेरे को और थोड़े और चार्जेस पे करने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस को, और उसके लिए मेरे को रिसिप्ट भी मिलेगी। नेक्स्ट है इंश्योर्ड पोस्ट। To compensate for the loss in case the letters or parcels get damaged or lost in transit, the post office provides insured post facility. For this, the post office acts as an insurer. The insurance premium is paid by the sender. अगर हम किसी को ऐसी चीज़ भेज रहे हैं जो शायद ट्रांसपोर्टेशन के वक्त डैमेज हो सकती है, टूट सकती है, तो उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस के पास से इंश्योरेंस ले सकते हैं उसका प्रीमियम भर के। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अगर वो चीज़ डैमेज हो गई या टूट गई, उसका लॉस्ट हुआ हमको, तो उसके पैसे हमें कॉम्पनसेट हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस की तरफ से। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। This facility provides quick time bound as well as guaranteed mail delivery in some selected destinations on payment of additional charge. स्पीड पोस्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जो वो काम करती है कि सबसे स्पीड में वो एकदम जितने भी सर्विसेज है, जितने भी नॉर्मल हम पोस्ट डिलीवरी होती है उससे कई ज़्यादा स्पीड में करता है। स्पीड पोस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो पोस्ट है वो स्पीड में पहुंच जाए। तो जो आपने टाइम बताया होता है उसी टाइम के अंदर वो पोस्ट हो जाता है। उसके अलावा भी जो आपने एड्रेस दिया है एग्जैक्ट वही एड्रेस पे वो डिलीवर होगा। ये फैसिलिटी के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। This facility is available more than 1000 post offices in India, links with 97 countries. ये फैसिलिटी इंडिया में 1000 पोस्ट ऑफिस से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, और ये सारे पोस्ट ऑफिस लिंक्ड है 97 कंट्रीज के साथ। पोस्ट रेस्टेंट। When the exact postal address of the receiver is not known, the sender can avail of post restraint facility. अगर मेरे को कहीं पे लेटर भेजना है और मेरे को जिसको भेजना है उसका एग्जैक्ट एड्रेस मेरे को नहीं पता, मेरे को पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगी पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी। The letter can be sent to the postmaster of the locality where the receiver resides. ये फैसिलिटी में ऐसा होता है कि अगर हमें वो एड्रेस नहीं पता तो ये पोस्ट ऑफिस जो उस सिटी का है, उस जगह का पोस्ट मास्टर होगा, उसके वहाँ वो लेटर पोस्ट कर देंगे। The receiver can collect the letter from the post office on showing his identity. वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुँचने के बाद जो रिसीवर है वो पोस्ट ऑफिस जाएगा और अपनी आइडेंटिटी शो करके वो पोस्ट कलेक्ट कर देगा। This facility is suitable for tourists and traveling salesmen who are not sure about their address in a particular place, or for any other person looking for a fixed address at a new place. ये जो फैसिलिटी है जनरली टूरिस्ट लोगों के लिए और सेल्समैन जो होते हैं, जो ट्रैवल सेल्समैन होते हैं, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। जो अभी हमने पढ़ा वो मेल सर्विसेज के अंदर जो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड होती थी वो है। अब मेल सर्विसेज के बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज। Various financial services are provided by the post office through saving schemes, remittance services, and distribution of mutual funds and securities. पोस्ट ऑफिस बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, सेविंग स्कीम्स के थ्रू, रेमिटेंस सर्विसेज के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज के थ्रू भी। सबसे पहला है सेविंग स्कीम्स। जैसे कि हमने बैंक में देखा कि उसके अंदर भी सेविंग स्कीम्स है, अलग अलग अकाउंट के अंदर हम सेव कर सकते हैं अपने पैसे। There are 8 different schemes offered by the post offices to mobilize the savings from the public. सेविंग स्कीम्स के अंदर पोस्ट ऑफिस हमें 8 डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। जैसे कि बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता है वैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। फिर है 5-year पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। जैसे कि रिकरिंग अकाउंट है वैसा ही ये रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 5 years के लिए। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि हमने
हमने जो पढ़ा था कि हमें मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें पैसे देने होते हैं, वैसी ही ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। नेक्स्ट है 6 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, किसान विकास पात्र स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004। नेक्स्ट है रेमिटेंस सर्विसेज। मनी कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू रेमिटेंस सर्विस ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। ये फैसिलिटी में, ये सर्विसेज में ऐसा होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे भिजवा सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस। It is in the form of money order and postal order facility with the help of which people can transfer money from one place to another within as well as outside the country। जैसे कि हमने मनी ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही होता है पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के लिए। तो हम जिधर चाहे उधर ये पैसे भिजवा सकते हैं, कंट्री के बाहर भी और कंट्री के अंदर भी। Money order is an order issued by one post office to another office to pay a certain sum of money only to the person named therein। इसमें ऐसा होता है कि एक पोस्ट ऑफिस दूसरी पोस्ट ऑफिस को ऑर्डर देती है कि अगर ये नाम का, ये आइडेंटिटी का इंसान आपके पास आया तो उसको इतने पैसे दे देना। The sender hands over the money to the post office and on payment of the requisite fee, post office takes the responsibility of giving the money to the receiver। जो सेंडर है, मेरे को अगर 5000 रुपीज़ मेरी बहन को भेजने हैं तो मैं मेरे वहाँ जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास जाऊँगी, उनको बोलूँगी कि आप मनी ऑर्डर दो दूसरी पोस्ट ऑफिस को, मेरे को इतने पैसे भिजवाने हैं। ये सर्विस के लिए वो मेरे को जितना पेमेंट कर रहे हैं उतने पैसे तो वो लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये सर्विस के चार्जेस भी वो लोग लेंगे। ये चार्जेस देने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस हमें कंफर्मेशन देते हैं कि आपके पैसे आपकी बहन के पास पहुँच जाएंगे। In a single money order form, we can send a maximum amount of rupees 5000। सिंगल मनी ऑर्डर में एक मनी ऑर्डर में मैक्सिमम लिमिट है 5000 रुपीज़ की, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। For the convenience of customers, post office offers different types of money order services। कस्टमर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर सर्विसेज के भी अलग अलग टाइप्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, सैटेलाइट मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर INO, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज एक्सेट्रा। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेसमैन, इट ऑल्सो ऑफर्स कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर सर्विसेज। बिजनेसमैन के लिए भी बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं मनी ऑर्डर की, जिसका नाम है कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर सर्विस। Like money order, we can also send money through postal order, that is Indian Postal Order (IPO). It is a convenient method of sending money from one place to another and is mainly used for remitting examination fees or for applying for any job। जैसे मनी ऑर्डर होता है वैसे ही पोस्टल ऑर्डर होता है, लेकिन पोस्टल ऑर्डर में सिर्फ हम एग्जामिनेशन फीस और जॉब के लिए अप्लाई करने के वक्त जो चार्जेस होते हैं वो भेज सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते पोस्टल ऑर्डर में। मनी ऑर्डर में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज। दिस फैसिलिटी एनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू परचेज म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस। ये फैसिलिटी में पोस्ट ऑफिस ये सर्विस में पोस्ट ऑफिस ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें जो क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टर्स है वो म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, डिबेंचर्स ले सकते हैं। जो डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस है जिसके पास लाइसेंस है वो पोस्ट ऑफिस ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। द म्यूचुअल फंड्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रूडेंशियल, ICICI, RBI गवर्नमेंट रिलीफ बॉन्ड्स एंड ICICI सेफ्टी बॉन्ड्स आर अवेलेबल फ्रॉम 42 पोस्ट ऑफिसेज एट बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली एंड मुंबई। ये सारे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स के नाम हैं जो कितनी पोस्ट ऑफिस में और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। इंश्योरेंस सर्विसेज। In addition to dealing with mail and remittance of money, post offices also provide life insurance coverage to individuals।
रेमिटेंस के अलावा भी हमें इंश्योरेंस सर्विस पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस सर्विस मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी कोई चीज़ भेजी है तो उसका इंश्योरेंस, नहीं, लाइफ इंश्योरेंस, हमारा ह्यूमन इंश्योरेंस। These are two different schemes of insurance offered by post office. These are postal life insurance (PLI), second rural postal life insurance (RPLI). जो दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस के लिए हमारी पोस्ट ऑफिस, वो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और दूसरा है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI). The postal life insurance was introduced in 1884 as a welfare measures for the employees of Post and Telegraph Department. जो postal life insurance है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1884 में अपने एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए। Later on it was extended to the employees of central and state governments, public sector undertakings, universities, government aided institutions, nationalized banks and financial institutions, local bodies like municipalities and जिला परिषद। 1884 के थोड़े समय बाद ये सर्विस एक्सटेंड हो गई उन लोगों के लिए, उन कंपनी के या उन सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए, जो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये सर्विस एक्सटेंड हो गई। The employees of these organizations who are below 50 years of age can insure their life on payment of a fixed premium for a particular period. जो एम्प्लॉयज 50 इयर्स के नीचे हैं वो ये इंश्योरेंस ले सकते हैं फिक्स्ड प्रीमियम के साथ, वो भी पर्टिकुलर पीरियड तक। The PLI offers 5 insurance scheme। जो PLI है वो 5 इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करती है। सबसे पहली सुरक्षा होल लाइफ इंश्योरेंस, मतलब हमारी पूरी लाइफ तक हमारा इंश्योरेंस, पूरी लाइफ का। सुविधा कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। संतोष एंडोमेंट एश्योरेंस। सुमंगल एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। युगल सुरक्षा जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस फॉर कपल्स। Just like PLI, the post office also provides life insurance coverage to the people living in rural areas at low premiums under the scheme of Rural Postal Life Insurance (RPLI). जैसे PLI है वैसे ही RPLI है, लेकिन PLI जो पोस्ट ऑफिस में अलग अलग सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए होती है, और RPLI वो है जो रूरल एरियाज में नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक जो रहती है उनके लिए। उनके लिए प्रीमियम्स भी लो चार्ज होते हैं। This was introduced on 24th March 1995। जो RPLI है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ 24th March 1995 में। All the above mentioned plans are available under RPLI also। तो ये सारे प्लान्स PLI के लिए जो मेंशन हुए हैं वो RPLI में भी होते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज। Besides carrying mail through various means, as discussed earlier, post office offers some special services to the business firms। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो जनरल पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर हमारे लिए जो हमें मेल डालने होते हैं, लेटर्स भेजने होते हैं उनके लिए, हमारे लिए नॉर्मल पब्लिक की। लेकिन पोस्ट ऑफिस ऐसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मतलब उसके लिए मददगार बनती है। सबसे पहला है Business Post। In this services, post office undertakes all the pre-mailing activities of the bulk senders। ये सर्विसेज में, मतलब ये सर्विसेज में जो बल्क सेंडर्स होते हैं, बहुत लोग एक साथ वो कंपनी को या वो बिजनेस को लेटर्स भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, वो कलेक्ट करती है। Pre-mailing activities include collection from senders' doorstep, insertion of goods in packet, posting and addressing as well as franking of mails। प्रीमेलिंग सर्विसेज में आता है कि सेंडर्स के डोर स्टेप पर से ही हम कलेक्ट कर ले उसको जो भेजे हैं वो, फिर गुड्स को पैकेट के अंदर डालना, पासिंग और एड्रेसिंग एज वेल एज फ्रैंकिंग ऑफ मेल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मीडिया पोस्ट। द पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफर्स अ यूनिक मीडिया टू हेल्प द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू मीडिया पोस्ट। मीडिया पोस्ट एक ऐसी सर्विस है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होता है वैसे ये मीडिया पोस्ट है। इस सर्विसेज में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लोगों, मतलब
मतलब कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए, कस्टमर्स को खींचने के लिए कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है मीडिया पोस्ट के थ्रू, जिससे कस्टमर अवेयर हो जाए वो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बारे में। Under this facility, advertisements are allowed on postcard, inland letter cards, and in other postal stations. इसमें पोस्ट कार्ड लोगों के घर तक जाते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि हमारे घर पे ब्रोशर्स कैसे आते हैं वैसे पोस्ट कार्ड्स जाते हैं। स्पेस स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस और लेटर बॉक्सेस, जो लेटर बॉक्स होता है उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप, मतलब जैसे बेंचेस कैसे लिखे कि ये बेंचेस इन लोगों ने बनाई है, हम गार्डन में जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये जो पोस्ट ऑफ मतलब लेटर बॉक्स होता है उसके ऊपर भी स्पॉन्सर लिखा होगा, ये लेटर बॉक्स इनकी तरफ से है, ये काम करता है, ऐसे स्पॉन्सरशिप वो लोग लेते हैं। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, पोस्ट ऑफिस ऑफर्स अ रिलायबल, स्पीडी एंड इकोनॉमिकल पार्सल सर्विस to the corporate and business customers through its express post। जैसे कि स्पीड पोस्ट है वैसे ही बिजनेस के लिए एक्सप्रेस पोस्ट होता है, जो स्पीडी होता है, इकोनॉमिकल होता है, रिलायबल होता है बिजनेसमैन के लिए। It provides a time-bound door-to-door delivery of parcels up to 35 kg in weight and VPP services up to ₹50,000। वो टाइम बाउंड सर्विस है, आपने जितने टाइम के अंदर बोला होता है उसके उतने टाइम के अंदर वो पोस्ट पहुंचा देता है, वो भी घर के डोर स्टेप मतलब घर के दरवाजे तक। और आप वो पोस्ट के अंदर मैक्सिमम 35 kg का वेट तक आप भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर मनी भेजने हैं तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है डायरेक्ट पोस्ट। It allows the business houses to send the pamphlets, brochures and other advertising materials like CDs, floppies, cassettes, samples, etc. to the prospective customers at very low rates। डायरेक्ट पोस्ट में ऐसा होता है कि ये जो बिजनेस हाउसेस को जो पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स मतलब घर तक लोगों के घर तक पहुंचाना होता है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो पोस्ट ऑफिस उनको ये सर्विसेज बहुत लो रेट में प्रोवाइड करती है। Retail post, the post office offers the facility to collect public utility bills like telephone, electricity and water bills, sale of application forms for government and other private organizations, survey through postman, address verification through postman are some of the activities undertaken under retail post। जो जैसे कि बिल भरना होता है या फिर मतलब बिल भरना होता है, हमें कहाँ कोई गवर्नमेंट सेक्टर में एप्लीकेशन देनी होती है या फिर एडमिशन चाहिए होता है या वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल बेसिक काम है वो भी, उसकी सर्विसेज भी हमें पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है, वो रिटेल रेट में। बिजनेस रिप्लाई पोस्ट, अंडर दिस फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस अलाउ द कस्टमर्स टू सेंड द रिप्लाई थ्रू बिजनेस रिप्लाई पोस्ट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी पोस्टेज फ्रॉम द सेंडर। ये कैसी फैसिलिटी है, अगर किसी सेंडर को बिजनेस को रिप्लाई करना हो तो पोस्ट शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी पोस्टेज, मतलब उसको कोई पोस्टेज और उसको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता सेंडर को। द पोस्ट ऑफिस रिकवर्स द पोस्टेज फ्रॉम द एड्रेसी लेटर ऑन। ये चार्ज एड्रेसी मतलब जिसको भेजा है उसके पास से पोस्ट ऑफिस, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है, किसी को मेरे बिजनेस रिलेटेड या बिजनेस को कुछ लिखना है, भेजना है, तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस उसके पास से तो पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस मेरे पास से उस चीज़ को पैसे रिकवर कर लेगी। पोस्ट शॉपिंग, पोस्ट शॉप इज अ स्मॉल रिटेल शॉप्स एस्टैब्लिश्ड फॉर सेल ऑफ पोस्टल स्टेशनरी आइटम्स, greeting cards, small gift items to the customers. These shops are found within the premises of some post office। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी मतलब जो पोस्ट ऑफिस का जो क्राइटेरिया होता है, प्रीमाइसेस होता है, कैंपस होता है, उसके अंदर छोटी शॉप होती है जो पोस्टल स्टेशनरी आइटम्स बेचती है, ग्रीटिंग कार्ड्स बेचती है, गिफ्ट्स बेचती है। ऐसी जो पोस्ट ऑफिस के प्रीमाइसेस के अंदर, पोस्ट ऑफिस के कैंपस के अंदर जो शॉप्स होती है उसको बोलेंगे पोस्ट शॉपिंग। वैल्यू पेएबल पोस्ट, Value Payable Post (VPP). These facilities offered to meet the requirement of the traders who wish to sell their articles and collect the price of articles supplied by them to the post office। ये फैसिलिटी ट्रेडर्स के लिए है जो चाहते हैं कि वो पोस्ट के थ्रू अपना सामान बेचे और पोस्ट के थ्रू ही पैसे अपने ले।
Under this service, post office receives the properly packed goods from the seller and carries those to the customers. ये सर्विस के अंदर जो सेंटर है, जो ट्रेडर है जिसको अपना एक सामान बेचना है, वो प्रॉपरली पैक करके पोस्ट ऑफिस को उसका सामान भेजेगा. After receiving the total amount of the goods plus VVV charges from the customer, it delivers the goods to him or her. जो after receiving the total amount the price from the customer, it delivers the goods to him or her. जो मतलब कस्टमर है, जैसे कि मेरे को भेजना है तो मेरे पास से वो गुड्स का प्राइस प्लस VVV चार्जेस लेगा रिसीवर तक पहुंचाने के लिए. वो अगर पैसे मिल जाएंगे उसके बाद ही वो उसको भेजेगा. लेटर ऑन द पोस्ट ऑफिस सेंड्स द अमाउंट ड्यू टू द सेलर. उसके बाद मेरा प्रोडक्ट बिक जाने के बाद जो मेरे पैसे रिकवर हो गए वो पैसे मेरे को पोस्ट ऑफिस बाद में दे देगा. कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर. लाइक इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो ट्रांसफर मनी थ्रू मनी ऑर्डर. हमारे नॉर्मल इंसानों की तरह भी जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो मनी ऑर्डर के थ्रू मनी भेज सकते हैं. फॉर देम द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर सर्विसेज. It enables business organization to transfer up to ₹1 crore to any part of the country. इस सर्विसेज में जो कॉर्पोरेटर है, जो बिजनेसमैन है, वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक पैसे मतलब मनी ऑर्डर दे सकता है. नेक्स्ट है पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फैसिलिटी. Under this facility, a particular number and a box or a bag is allotted to the receiver at the post office to receive all unregistered mails. इस सर्विसेज में जो बॉक्स होता है, पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग होता है, उसके ऊपर नंबर लिखे होता है जो अनरजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, मतलब जिसका ऐसा नहीं होता कि अगर ये एड्रेस तक नहीं पहुंचा तो मेरे को वापस रिटर्न करना है, अगर नहीं पहुंचा तो छोड़ देना, मेरे को मेरे लिए वापस मत लाना, रहने दो वहाँ पर. उनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं. और जो पोस्ट ऑफिस होता है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस जिस पोस्ट ऑफिस को भेज रहा होता है उसके लिए उसके ऊपर सारे नंबर्स लिखे होते हैं. पोस्ट ऑफिस कीप्स ऑल मेल्स एड्रेस टू दैट नंबर इन दोज बॉक्सेस और बैग्स. मतलब पोस्ट ऑफिस जो अनरजिस्टर्ड मेल्स है वो एक बॉक्स, एक बैग के अंदर रखेगा. द एड्रेसी मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट टू कलेक्ट द मेल्स एज पर हिज कन्वीनियंस. जो एड्रेसी है जिसके पास वो चीज़ नहीं पहुंची तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी मर्जी से जब उसको आना हो तब वो आएगा, वो बैग या वो बॉक्स में से अपना ढूंढेगा कि उसका कौन सा मेल है, उसका कौन सा पार्सल है, वो लेगा और फिर चला देगा. दिस फैसिलिटी इज मोस्टली सुटेबल फॉर बिजनेस फर्म्स व्हिच वांट टू रिसीव देयर मेल प्रॉम्प्टली. ये जनरली बिजनेस फर्म्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है ये सर्विस. Those who do not have any fixed address or those who do not want to disclose their names and address can avail of this facility or payment with specified rate. ये उन लोग के लिए भी होता है जो अपना फिक्स्ड जिसका एड्रेस फिक्स्ड नहीं होता कभी, या फिर उन लोग के लिए भी होता है जो अपना एड्रेस या अपना नेम रिवील नहीं करना चाहते. नेक्स्ट है बिल मेल सर्विस. It provides cost-effective solution for mailing of periodic communication with nature of annual report, bills, monthly account bills, or other items of similar nature. Next है e-post. E-post service launched on 30th January 2004. This has enabled people to send and receive messages through email in all post offices of the country. E-post service लॉन्च हुआ 30th जनवरी 2004 में. इसके अंदर लोग कहीं से भी कोई भी जगह से मेल भेज सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के वहाँ. टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर बिजनेस, द कॉर्पोरेट वर्जन ऑफ ईमेल वाज लॉन्च्ड ऑन 18 October 2005 which allows simultaneous sending of e-post to maximum 9,999 addresses. इसको और यूजफुल और इजी बनाने के लिए 18 October 2005 को ऐसा लॉन्च हुआ कि आप जितने चाहो उतने मैक्सिमम उतने ई पोस्ट कर सकते हो एक दिन के अंदर 9,999 एड्रेसेस को. 2.6 warehouse. The words warehouse and godown are synonyms, and so warehouse refers to a place used for storing goods, and warehousing refers to the activities involving storage of goods on large scale in a systematic and orderly manner and making them available conveniently when needed. जो दो वर्ड्स है वेयरहाउस और गोडाउन, वो दोनों सिमिलर है, उन दोनों का मतलब भी सेम है. वेयरहाउस एक ऐसी जगह है
जिसके अंदर हम गुड्स स्टोर कर सकते हैं। गुड्स स्टोर मतलब कुछ नहीं, ऐसे बल्क में गुड्स स्टोर कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस करे हो, मैन्युफैक्चर करे हो। वेयर हाउसिंग का मतलब वो होता है जो उन सारी चीज़ों को लार्ज स्केल में स्टोर करे सिस्टमेटिक मैनर में, जिससे उसको कोई डैमेज ना हो वो गुड्स को, और जब भी ज़रूरत पड़े तब वो कन्वीनियंट के हिसाब से, कन्वीनियंसी के हिसाब से वो सारे गुड्स को प्रोवाइड कर सके। इन अदर वर्ड्स, वेयरहाउसिंग मीन्स होल्डिंग और प्रिजर्विंग गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम द टाइम ऑफ their purchase और प्रोडक्शन टिल their actual यूज और सेल। वेयरहाउसिंग हम अलग शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि वेयरहाउसिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स स्टोर कर सकते हैं जब तक वो सारे बिक ना जाए, कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास पहुंच ना जाए। It creates time utility by bridging the time gap between production and consumption of goods. Importance of warehousing. As stated earlier, warehousing bridges the time gap between production of goods and the consumption, and thus serves useful purpose particularly for large-scale business operations. Based on its uses, its importance can be briefly described as follows. Warehousing का importance. सबसे पहला, storage of raw materials. To maintain continuity in production, a good quantity of raw materials is to be kept in stock. जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एक गुड क्वांटिटी में रॉ मटेरियल स्टोर करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज हमने इतना किया, मतलब जितना आज हमें प्रोडक्शन करना है उतना हम रॉ मटेरियल स्टोर करेंगे, अगले दिन जितना करना का उतना हम दूसरा लाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें जो रॉ मटेरियल्स उसको बल्क में स्टोर करके रखना पड़ता है जिससे हर रोज़ का प्रोडक्शन कंटिन्यूएशन में चलता रहे। Not only that, some raw materials are only available in specific period of the year, cotton, oilseeds, etc. While these are used for production throughout the year, so these have to be kept in stock for use and when required. Use as and when required. इसके अलावा भी ऐसे कई सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कुछ सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं। पूरे साल 12 मंथ्स के लिए उसका प्रोडक्शन नहीं होता, वो कुछ सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं और उसका यूज़ पूरे साल होता है दूसरी सारी चीज़ें को प्रोड्यूस करने में। तो उसके लिए हमें वो रॉ मटेरियल्स का बल्क में जब वो प्रोड्यूस हो रहे हो जिस सीजन में, तभी हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे जाके हमें जब तक उसका यूज़ आएगा तब उसको अच्छे से यूज़ कर सकें जब चाहे तब। स्टोरेज इन एंटिसिपेशन ऑफ राइजिंग प्राइस. In case the manufacturer anticipates a rise in prices of raw materials in future, he or she likes to purchase it in advance and stock it. It equally applies to traders of goods if they expect price rise. अगर कोई मैन्युफैक्चरर ने ऐसा तुक्का मारा, एंटिसिपेट करा कि फ्यूचर में जाके ये रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो फ्यूचर का सोच के अभी से ही वो रॉ मटेरियल्स है उसको खरीद लेगा बल्क में और वो स्टॉक करके रखेगा फ्यूचर नीड्स के लिए। वैसे ही अगर कोई ट्रेडर है उसको ऐसा लगेगा कि आगे जाके इन सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ने वाला है, तो पहले से ही उसको बल्क में खरीद के रखेगा और स्टॉक करके रखेगा। Storage of finished goods. Since goods are generally produced in anticipation of demand, these don't need to be stored till sales takes place. जो गुड्स को हम स्टोर करते हैं एंटिसिपेशन से, हम सोचते हैं कि इसका डिमांड अगर बढ़ेगा तो इसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। तो फिनिश्ड गुड्स भी स्टोर करके रखने होते हैं जब तक उनका सेल ना हो जाए तब तक। नॉट ओनली दैट, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द ईयर बट परचेज यूज्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द ईयर। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं पूरे साल लेकिन वो खरीदे जाते हैं कुछ समय के लिए कुछ सीजन में। जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस का हमें यूज़ पड़ता है समर में, तो हम सबसे ज़्यादा तभी लेते जाते हैं। वूलन क्लॉथ्स हम 12 मंथ्स पूरे साल हम नहीं पहनते, हमें उसकी ज़रूरत होती है विंटर में, लेकिन इनका प्रोडक्शन पूरे साल चलता है। Similarly, some goods may be produced during a part of the year but used throughout the year, like sugar. ये ऐसे भी प्रोडक्ट जैसे कि हमने अभी कैसे पढ़ा जो वूलन क्लोथ्स है उसका प्रोडक्शन पूरे साल होता है लेकिन यूज सिर्फ होता है विंटर में। वैसे ही तो शुगर उसका प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए होता है लेकिन उसका जो सेल है वो कंजप्शन है वो पूरे साल होता है। स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय होलसेलर्स. Wholesalers buy goods in bulk and maintain stock of goods
in warehouses for sale in small quantities to retailers from time to time. होलसेलर्स है वो सारे गुड्स बल्क में खरीद लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं, जब भी रिटेलर को ज़रूरत पड़ती है तब टाइम टू टाइम उनको रिटेल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग। गुड्स इन warehouses are divided into grades according to size or quality and packaging is done for convenient handling and sales. वेयर हाउस के अंदर जो गुड्स है वो उसकी साइज़ और क्वांटिटी के हिसाब से स्टोर करे जाते हैं, स्टैक करे जाते हैं और जैसे जैसे उसको बेचना हो वैसे उनको पैक करे जाते हैं। यूज फॉर इम्पोर्टर्स। वेयर हाउसेज नोन एज बॉन्डेड वेयर हाउस आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स व्हेन द इम्पोर्टर इज एबल टू पे द कस्टम्स ड्यूटी एंड टेक द ड्यूटी। यूज ऑफ इम्पोर्टर्स एक ऐसे वेयर हाउसेस है जो होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस उन चीज़ों के लिए होते हैं जो चीज़ें इंपोर्ट हुई होती है और वो इम्पोर्टेड चीज़ें बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टॉक करी जाती है तब तक जब तक जो इम्पोर्टर होता है वो कस्टम ड्यूटी पे ना करे और वहाँ से डिलीवरी ना ले। Based on the above uses of warehousing, it can be concluded that it is an important link in the claim of marketing and adds to the time and place value of goods. It also smoothens out fluctuations in their supply and demand. So wherever there is trade and commerce, there is need for warehousing. Warehousing है वो बहुत सबसे मेन लिंक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की, जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है उसको बहुत स्मूदन कर देता है, स्मूथली कन्वीनियंटली हैंडल हो जाता है। मतलब इसके ऊपर से हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे भी ट्रेड और कॉमर्स है वहाँ पे वेयर हाउसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे 2.6.2 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। You have learned that warehousing caters to the storage needs of various types of commodities. In order to meet the storage requirement effectively, various types of warehouses came into existence. These are as follows. अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों की कन्वीनियंसी के लिए अलग अलग टाइप के वेयर हाउसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्राइवेट वेयर हाउसेस। The warehouses which are owned and operated by the manufacturers or traders to store exclusively their own stock of goods are known as private warehouses. प्राइवेट वेयर हाउसेस वो वेयर हाउसेस होते हैं जो खुद मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर बना के रखते हैं अपने खुद के गुड्स के लिए, जो दूसरों के गुड्स स्टोर नहीं करते, सिर्फ अपने गुड्स स्टोर करते हैं जिन्होंने खुद ने मैन्युफैक्चर करे। पब्लिक वेयर हाउसेस। The public warehouse is an independent unit which stores goods of other firms. Anyone can store his goods in this warehouse on payment of rent. Public warehouses ऐसे वेयर हाउसेस हैं जिसके अंदर कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन स्टोर कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। उसके लिए उसको जो वेयर हाउस का मालिक होगा उसको रेंट देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। These warehouses are owned, managed and controlled by the government. जो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस हैं वो कंट्रोल, मैनेज और ओन बाय गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल वेयर हाउसेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। ये सारे जो है वो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस के एग्जांपल हैं। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस में यूज दिस वेयर हाउसेस टू स्टोर देयर गुड्स। ये वेयर हाउस के अंदर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने गुड्स स्टोर कर सकती है। Bonded warehouses. Bonded warehouses to store imported goods for which import duty is yet to be paid. Bonded warehouses वो warehouses होते हैं जिसके अंदर जो स्टॉक, जो प्रोडक्शन होता है, जो गुड्स होता है वो स्टोर होता है तब तक जब तक उसको जो इम्पोर्टेड ड्यूटी है, जो पेमेंट होगा इम्पोर्टेड ड्यूटी का वो पे ना हो जाए तब तक। These warehouses are generally owned by dock authorities and found near ports. Cooperative warehouses. These warehouses are set up by the cooperative societies for the benefits of their members. Cooperative warehouses उसके लिए बने होते हैं जो अपने जो members होते हैं cooperative society के लिए, उनके benefit के लिए। They provide warehousing facilities at the most economical rates. ये warehouses बहुत ही normal nominal rate पे provide करते हैं storing facility. Functions of warehouses. The warehouses preserve goods on a large scale in a systematic and
orderly manner. They provide protection to goods against the heat, wind, storm, moisture, etc. and also minimize losses due to spoilage, wastage, etc. In addition to this, warehouses nowadays also perform a variety of other functions as stated below. वेयरहाउसिंग के जो मतलब फंक्शंस है वो सिर्फ स्टोर करना नहीं होता, उसके अलावा भी वेयरहाउसिंग के अंदर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो मेन फंक्शन होता है वो द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयरहाउसेस इज टू स्टोर गुड्स प्रॉपर्ली till they are required for use, consumption or sale. Next है protection of goods. A warehouse provides protection to goods from loss, damage due to heat, dust, wind and moisture etc. वेयरहाउस के अंदर सिर्फ स्टोर नहीं होता गुड्स का, लेकिन गुड्स को प्रोटेक्ट भी किया जाता है हीट से, डस्ट से, विंड से, मॉइस्चर से, क्योंकि सिर्फ एक तरह के गुड्स नहीं होते, अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं जो इनको अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इट मेक्स स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। रिस्क बेयरिंग, द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स इन स्टोरेज इज borne by the warehouse keeper, so he takes all precautions to ensure their safety. अगर जब स्टोर कर दिया वो वेयरहाउस में और उसके स्टोर करने के बाद अगर वो गुड्स को डैमेज हुआ तो वो सारा जो लॉस होगा वो सब जो वेयरहाउस का मालिक होगा उसको उठाना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। इसीलिए वो बहुत सेफ्टी के साथ वो स्टोर करते हैं कि उसको कुछ लॉस ना हो, उसको पैसे ना भरने पड़े। फाइनेंसिंग, when goods are deposited in any warehouse, the depositor gets a receipt which acts as a proof of the goods in store. जब भी वेयरहाउस के अंदर गुड्स डिपॉजिट होते हैं तब उसको एक रिसिप्ट मिलती है जो डिपॉजिटर है एज अ प्रूफ कि आपने इतने गुड आपने इधर स्टॉक करे हैं, स्टोर करे हैं। The receipt can be used as a security to obtain loans and advances from the banks and other financial institutions. ये रिसिप्ट यूज होती है लोन लेने में, एडवांसेस लेने में। Some warehouse keepers themselves advance money to the depositors for a short period against the security of their goods in their warehouses. कुछ जो वेयरहाउस कीपर्स जो होते हैं वो खुद अपने सेल्फ फाइनेंस से डिपॉजिटर को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे उनको किसी चीज़ का लॉस ना हो, उनके गुड्स का डैमेज ना हो। प्रोसेसिंग, certain commodities are not consumed in the form they are produced. जो कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो डायरेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद यूज में नहीं ली जा सकती, वो अभी भी सेमी फिनिश्ड होती है। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल, उसके लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, मतलब प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है सेमी फिनिश्ड को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पैडी इज पॉलिश्ड, टिम्बर इज सीजनड, फ्रूट्स आर राइपन्ड एक्सेट्रा। समटाइम्स वेयरहाउसेस आल्सो अंडरटेक दिस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। कभी कभी जो वेयरहाउस का मालिक होता है वो ये सारी फैसिलिटीज एक्टिविटीज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर से, और वो ओनर के पास से जितने पैसे हुए वो उतने नहीं लेता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज, द वेयरहाउस कीपर may also undertake to perform the functions of grading and branding of goods on behalf of the manufacturer, wholesaler or the importer of goods. जैसे कि वो प्रोसेसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है वैसे ही वैल्यू एडेड सर्विसेज में ग्रेडिंग मतलब साइज और क्वांटिटी के हिसाब से उसको ग्रेड करना, उसको वैसे स्टॉक करके रखना, स्टैक करना उसका। ब्रांडिंग मतलब उसको ब्रांडिंग करना गुड्स और सर्विसेज का, ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। He may provide facilities for mixing, blending and packaging of goods for convenience in handling and sale. वो मिक्सिंग की, ब्लेंडिंग की, पैकेजिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाए, सेल भी इजी हो जाए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। इन सम केसेस warehouses provide transport arrangement to the bulk depositors. It collects goods from the place of production and also send goods to the place of delivery on request of the depositor. वेयरहाउस ओनर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि बल्क में गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हुए वहाँ से वो लेकर आएगा अपने खर्चे पर, बाद में वो उसको चार्ज कर देगा, मतलब डिपॉजिटर के पास से पैसे ले लेगा, लेकिन तब वो अपने ट्रक में या कोई भी व्हीकल में लेकर आएगा, बल्क में गुड्स स्टोर करेगा। फिर जब भी रिक्वायर होगा तब वो जिसको रिक्वायर है वहाँ तक वो खुद पहुँचाएगा डिपॉजिटर के कहने से।